अब जानते हैं हायरार्की मॉडल्स के बारे में, यानी कि पदानुक्रम मॉडल्स, जो कि दिए थे साइरल बर्ट व फिलिप वर्नोन ने। ये दोनों ही ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक थे और दोनों अपने समय के काफी सम्मानित और नामी मनोवैज्ञानिक थे। इन दोनों ने स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत और थर्स्टन के समूह कारक सिद्धांत के बीच में बैलेंस बनाने का काम किया, यानी कि दोनों के सिद्धांतों का मिश्रित रूप इनके सिद्धांत है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले बर्ट के बारे में जानेंगे। पहले इस सिद्धांत को बर्ट लेकर आए, उसके बाद वर्नोन ने इसको अपने तरीके से बताया। तो देखिए, ये जो बर्ट हैं ये कहते हैं कि ये बुद्धिमत्ता को 100% आनुवंशिकी से प्राप्त नहीं मानते थे। बर्ट का मानना था कि बुद्धि आपकी 100% आनुवंशिकी पर ही आधारित नहीं होती है, यानी कि पर्यावरणीय प्रभाव भी काफी हद तक बुद्धि को प्रभावित करते हैं। और हालांकि पर्यावरणीय प्रभाव भी आनुवंशिक के कारण हो सकते हैं। यहाँ मैं इसको एक बार एक साथ समझा देती हूँ। इन्होंने कहा है कि बुद्धि पर केवल आनुवंशिकी प्रभाव ही नहीं पड़ता, बल्कि पर्यावरणीय प्रभाव भी पड़ता है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज ये बोलते हैं कि पर्यावरण का जो प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है उसका रीजन आनुवंशिकी कारण हो सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर देखिए, आनुवंशिकी से ही हम अपनी बुद्धि को नहीं हमारी जो बुद्धि है वो केवल आनुवंशिकी प्रभाव से ही नहीं प्रभावित होती है, बल्कि पर्यावरण से भी होती है। तो पर्यावरण से होने का कारण आनुवंशिकी हो सकता है। कैसे हो सकता है? एक बच्चा है जो पर्यावरण से कोई चीज सीख रहा है, उसकी बुद्धि परिपक्व हो रही है, तो इसका कारण ये है कि उसमें कुछ जेनेटिक्स फीचर ऐसे हैं जिसकी वजह से वो पर्यावरण से गेनिंग अच्छी कर पा रहा है। ठीक है, तो आगे समझते हैं अब। इनके अनुसार बुद्धि एक श्रेणीबद्ध मॉडल में व्यवस्थित होती है, यानी कि इन्होंने जो मॉडल प्रस्तुत किया है उसमें बुद्धि को सीरीज में इन्होंने प्रस्तुत किया है, और वो सीरीज जो है वो एक उल्टे पेड़ नुमा आकृति की भांति है। ठीक है, और जिसको हम पिरामिड शेप भी कह सकते हैं। इन्होंने बुद्धि को 4 स्तरों में बांटा, जिसमें सबसे ऊपर जी कारक है। जी कारक यानी कि जनरल फैक्टर, सामान्य कारक, जो सभी में पाए जाते हैं। और ये जो 4 लेवल हैं इनको भी जान लेते हैं। पहला लेवल है संबंध स्तर, यानी कि रिलेशन लेवल। इसमें संबंध युक्त खोजना, व्यवहारिक रूप से लागू करना, यानी कि प्रैक्टिकल चीजें दे रखी हैं। सेकंड है एसोसिएशन स्तर, यानी कि एसोसिएशन लेवल, इसमें एसोसिएट किया जाता है। स्मृति है, इसमें शब्दावली है, आदत निर्माण है, कल्पना है, तो ये वो सारी चीजें हैं यहाँ पर। थर्ड लेवल है धारणा स्तर, यानी कि परसेप्शन लेवल। इसमें क्या होता है? समन्वित आंदोलन होते हैं, समन्वय स्थापित करना, वो वाली चीज है। फोर्थ है संवेदी मोटर स्तर, यानी कि सेंसरी मोटर लेवल। इसमें सरल आंदोलन है, बिल्कुल ये बॉटम वाला जो लेवल है। आगे देखते हैं, फिलिप वर्नोन ने भी बुद्धि के ऐसे सिद्धांत प्रस्तुत किए जो कि मानसिक क्षमताओं को श्रेणीबद्ध स्तरों में व्यवस्थित करते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस फॉलो किया है किसने? वर्नोन ने। और ये भी यही कहते हैं कि मानसिक क्षमताएं जो हैं वो कुछ स्तरों पर काम करती हैं। अब इस थ्योरी को हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जी कारक है, ये देखिए यहाँ रखा हुआ है। इसके बाद वर्बल एजुकेशन एंड स्पेशल मैकेनिकल, तो यहाँ पर मैंने वर्बल एजुकेशन रख दिया। और ये केएम से काइनेस्थेटिक मैकेनिकल भी समझ सकते हैं आप। और यही चीज आगे चलकर क्या हो जाती है और डेवलप होती है, जो कि बाद में स्पेसिफिक फैक्टर में चेंज हो जाती है। जैसे कि यहाँ लिखा भी है कि निम्न स्तर पर स्पेसिफिक फैक्टर आ जाते हैं। ये तो था वर्नोन का। और बर्ट का भी हम यही समझ लेते हैं, क्योंकि पीछे जब हमने इसकी थ्योरी समझी तो वहां पर स्पेस था नहीं, तो मैंने यहाँ एक साथ यहाँ आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं और सिमिलैरिटीज भी समझ सकते हैं कि दोनों ही क्या है, पिरामिड शेप में है और उल्टे पेड़ नुमा आकृति में भी आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले माइंड है, ह्यूमन माइंड। ह्यूमन माइंड का एक पार्ट है जनरल फैक्टर, ठीक है, जिसको यहाँ पर रिलेशन लेवल बताया गया है। और यहाँ पर दूसरी साइड होगा प्रैक्टिकल। यहाँ एसोसिएशन लेवल है, यहाँ पर हो जाएगा आपका परसेप्शन लेवल, और लास्ट में हो जाएगा आपका सेंसरी मोटर लेवल। तो ये लेवल्स किस प्रकार से बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आप यहाँ ए लिखा है तो A1 A2 करके नाम दे सकते हैं, P लिखा है तो P1 P2, S है तो S। ठीक है, इस प्रकार से इसको नाम दे सकते हैं। तो पेड़ को भी समझ लेते हैं एक बार, ये थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। इन्होंने जनरल फैक्टर को सबसे नीचे, मतलब ये उल्टा पेड़ है। ठीक है, उल्टा पेड़ है यानी कि जड़ ऊपर है, तो मैं यहाँ सीधे पेड़ की तरीके से भी समझा देती हूँ, इसी को आप उल्टा करके समझ सकते हैं। सबसे पहले जड़ यानी कि सामान्य कारक, जिनसे डेवलप होते हैं
जिसको हम तना कह सकते हैं। ये वर्बल एजुकेशन हो गया और ये काइनेस्थेटिक मैकेनिकल हो गया। और इन कामों से भी अब और चीजें बढ़कर आ रही हैं, तो वो शाखाएं बन जाएंगी। ठीक है, शाखाओं का रूप हो गया, तो इनको आप शाखाएं समझ सकते हैं। शाखाओं के बाद अब क्या होगा, अब फल आएंगे, तो इसको आप स्पेसिफिक फैक्टर समझ सकते हैं। ठीक है, जड़ है सामान्य कारक जो सभी में होते हैं। उसके बाद कोई प्रैक्टिकल होता है, कोई वर्बली ज्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, और वहां से उनकी चीजें ब्रांचेस के रूप में और डेवलप होती हैं। और लास्ट में स्पेसिफिक फैक्टर में जब हमारी बुद्धि काम करती है, तो हम वहां से इसको फ्रूट के कंपैरिजन में समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये पेड़ ही था। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, जड़ से। तो जड़ से स्टार्टिंग होते होते फ्रूट तक पहुंच रही है, ये वाली शेप बनती है। ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ स्पेस कम रह गया, वरना अगर मैं इसको उल्टा पेड़ करके भी समझाती आपको। सामान्य कारक यानी कि वो कारक जो सभी में पाए जाते हैं, तो यानी कि हमारी जड़ जड़ से जुड़े हुए जो काम है, तो वो वहां से होकर चलते हैं, तब हम कहाँ तक पहुंचते हैं, फल तक। और फल तक पहुंचना यानी कि स्पेसिफिक फैक्टर, किसी स्पेशल फैक्टर में आप एक्सपर्ट हैं, तो वो वाली चीजें हैं। तो यहाँ से ये जो सिद्धांत था, यानी कि हायरार्की मॉडल था, ये हम समझ चुके हैं। अब हमें अगला अगला सिद्धांत पढ़ना है। अब हमें पढ़ना है रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग का सिद्धांत, जिसका नाम है त्रिआर्किक सिद्धांत। इनके सिद्धांत में इन्होंने, मतलब अपने सिद्धांत में इन्होंने बुद्धि की क्या परिभाषा दी है कि बुद्धि अनुभव से सीखने, तर्क करने, याद करने व दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने की एक संज्ञानात्मक क्षमता है। यानी कि आप अपने डेली रूटीन में जो चीजें डिमांड में हैं, उनको, जो नीड्स आपकी डिमांड में हैं, उनको आप किस प्रकार से उनको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अपने अनुभवों से आप किस प्रकार से सीख कर उसको दूसरे फील्ड में अप्लाई करते हैं, तर्क किस प्रकार करते हैं। तो वही सारी चीजें हैं, शब्दों का थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, बाकी परिभाषा से एक ही चीज समझ में आती है कि ये वो दिमागी क्षमता है, वो मानसिक क्षमता है, जो आपको किसी क्षेत्र विशेष में आगे लेकर जाती है ना। या फिर आप किसी समस्या का समाधान किस प्रकार से करते हैं, तर्क किस प्रकार से करते हैं। तो सोचने समझने की सारी शक्तियां हमारे दिमाग में मौजूद होती हैं, और उसी को हम क्या कह रहे हैं, बुद्धि कह रहे हैं। तो वही क्षमता हमारी क्या कहलाती है, इंटेलिजेंस कहलाती है। इन्होंने इसको 3 भागों में बांटा है, क्योंकि इनके सिद्धांत का नाम ही त्रिआर्किक है। यानी कि यहाँ पर 3 चीजें दे रखी हैं, तो शॉर्ट में मैंने यहाँ बना रखा है। तो ये सिद्धांत का सेंटर है, यानी कि सिद्धांत के बारे में जो चीजें हैं वो क्या क्या है। एक तो एनालाइज करना, उसके साथ ही एक क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में है, और दूसरा क्या है, प्रैक्टिकल। तो यहाँ समझ लेते हैं तीनों चीजों को। पहला है विश्लेषणात्मक बुद्धि, यानी कि एनालिटिकल इंटेलिजेंस। इसमें सोच कौशल, यानी कि आपके थिंकिंग स्किल्स किस प्रकार के हैं, समस्या समाधान, परीक्षणों द्वारा मूल्यांकन, रणनीति लागू करना, तो वो सारी चीजें शामिल हैं जिनमें एनालाइज करना पड़ता है, जिनके लिए एनालाइज की जरूरत होती है। सेकंड है सृजनात्मक बुद्धि। क्रिएटिव माइंड वाले जो लोग होते हैं, उनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये नए तरीकों से हल निकालते हैं, अब सारी चिंतन रखते हैं, यानी कि आइडियाज इनके पास भरपूर होते हैं। इसके बाद तीसरा है व्यवहारिक बुद्धि। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, जो लोग प्रैक्टिकल होते हैं, पर्यावरण से समायोजन करने वाले जो बच्चे या व्यक्ति हैं। ठीक है, नई परिस्थिति का सामना करने वाले, प्रभावी ढंग से काम करने की क्षमता, यानी कि ये डूअर्स होते हैं, ये रिस्क टेकर्स होते हैं। इनको काम की अभिलाषा ज्यादा होती है, ये प्रैक्टिकल बहुत होते हैं। यहाँ पर ये आइडियाज इनके पास काफी सारे मिलेंगे, ये प्रैक्टिकल बहुत होते हैं। इसके साथ ही जो विश्लेषण वाले हैं वो एनालाइज अच्छे से करेंगे। तो तीनों में अंतर है। इनका सिद्धांत सामान्य बुद्धि की अवधारणा का एक विकल्प है, यानी कि जी फैक्टर वाली जो बुद्धि है, जी कारक, जनरल फैक्टर जो सामान्य बुद्धि में पाए जाते हैं, तो उसी के परसेप्शन के एक ऑप्शन के रूप में हम इनके सिद्धांत को देख सकते हैं। ये कहीं भी स्पेसिफिक फैक्टर की बात नहीं करते इन्होंने, इनके सिद्धांत से ही ऑल ओवर हमें समझ में आता है कि ये जी फैक्टर पर ही बात कर रहे हैं। यह सिद्धांत बुद्धिमत्ता को मापने के तरीकों का उपयोग करता है, यानी कि इंटेलिजेंस को मापने की एक नई विधि या नए मेथड को लेकर आई है। ठीक है, तो एक छोटी सी थ्योरी थी, लेकिन इफेक्टिव थी, और बाकी से थोड़ा अलग थी, हटके। तो यहाँ पर हम बुद्धि मापन के नए तरीकों को देख रहे हैं कि किसी की बुद्धि का मापन हम उसके एनालाइज करने से माप सकते हैं, उसकी व्यवहारिक बुद्धि उसकी किस प्रकार से काम करती है, तो उससे माप सकते हैं। इस प्रकार से हम सृजनात्मकता उसकी देखकर भी बुद्धि का मापन कर सकते हैं।
नेक्स्ट थ्योरी हम जानेंगे गार्डनर की। गार्डनर का पूरा नाम हॉर्वर्ड गार्डनर था। इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था या बहुप्रतिभा सिद्धांत भी आप इसे कह सकते हैं। तो ये क्या कहते हैं अपने सिद्धांत में कि व्यक्ति में 11 या उससे अधिक प्रकार की भी प्रतिभाएं या बुद्धि पाई जा सकती है। ठीक है। तो हालांकि इस सिद्धांत पर अभी भी शोध जारी है और कुछ टाइम पहले भी इन्होंने बढ़ाकर 11 से बढ़ाकर ये 13 तक समथिंग हो चुकी है। ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमें इतना जानना है कि 11 प्रतिभाएं बता चुके हैं, हाल ही में 13 तक भी बात की जा चुकी है। तो हम जान के चलेंगे कि क्या क्या है इनके सिद्धांत में, वो प्रतिभाएं किस प्रकार से हैं। प्रारंभ में ये प्रतिभाएं केवल 7 थी। शुरुआत में इन्होंने 7 प्रतिभाएं बताई थी। ठीक है। जिनमें से 2 को तो विद्यालय महत्व मिला, यानी कि स्कूल में उन 2 की काफी इंपॉर्टेंस बताई गई है। 3 कला से जुड़ी हुई हैं तथा अंतिम 2 व्यक्तिगत प्रतिभा में शामिल हैं, यानी कि व्यक्तिगत पर्सनली जो चीजें होती हैं उससे जुड़ी हुई 2 है ना। अच्छा, एनसीईआरटी में 8 ही प्रतिभाएं बताई गई हैं इनके द्वारा जो दी गई हैं। तो क्वेश्चन अगर आ जाए तो एनसीईआरटी में अब तक के डाटा में 8 ही दे रखी हैं। शुरुआत इन्होंने 7 से की थी। हम पढ़ेंगे 11 और अभी 13 तक भी जा चुकी हैं। देखिए, पहली है स्थानिक, स्पेशल, यानी कि स्थानिक का मतलब है स्थान से जुड़ी हुई प्रतिभा, यानी कि मैं एग्जांपल पहले देना चाहूंगी, उसके बाद आप समझ जाएंगे अच्छे से। देखिए, जो आर्किटेक्ट होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, ये लोग मैपिंग के थ्रू अपनी स्टडी करते हैं, है ना। यानी कि जिसकी बुद्धि मानचित्रों में, नक्शों में, चार्ट में, इन चीजों में ज्यादा अपनी बुद्धि का यूज वो उन चीजों में ज्यादा करते हैं। तो ऐसे लोग आगे चलकर क्या बनते हैं? इंजीनियर्स बनते हैं, आर्किटेक्ट बनते हैं। ठीक है। या आप कह सकते हैं कि पढ़ाई लिखाई से हटके भी अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो जैसे नाविक है। तो स्थानिक प्रतिभा होना, यानी कि स्थानों के बारे में ज्ञानार्जन करना, स्थानों के बारे में रुचि रखना, तो ऐसे लोग उस श्रेणी में आते हैं। शाब्दिक प्रतिभा, यानी कि वर्बली जो इंटेलिजेंस होती है, वो ऐसे लोग के उदाहरण में मैं रखना चाहूंगी, लेखक हैं, कवि हैं, ठीक है, पत्रकार हैं। तो इनकी जो मौखिक जो शब्दावली है, यानी कि इनकी जो वर्तनी है, वो काफी प्रभावी होती है। तो शब्द और भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ होती है। तीसरे प्रकार की जो बुद्धि है वो तार्किक होती है, लॉजिकल थिंकिंग, जिसमें मैथ्स और साइंस दे सकते हैं आप। इसमें वैज्ञानिक भी आ सकते हैं, टीचर्स भी आ सकते हैं, है ना। और आप अपने हिसाब से यहाँ एग्जाम्पल ढूंढ लें, मेरे दिमाग में भी 2 एग्जाम्पल आए। दैहिक यानी कि काइनेस्थेटिक, इसमें जो शरीर संबंधी कार्य करते हैं, यानी कि उनकी बुद्धि जो है वो एक्टिव मोड पर रहती है, यानी कि शरीर फिजिकली एक्टिव रहते हैं, जो वो स्पोर्ट्स में भी पाए जाते हैं, है ना। जैसे क्रिकेटर्स हो गए, फुटबॉलर्स हो गए, या किसी गेम के हो गए, या किसी और फील्ड के हो गए, यानी कि उनकी शरीर की मेहनत ज्यादा होती है, वो शारीरिक परिश्रम में ज्यादा रुचि रखते हैं, उनकी बुद्धि उसी स्तर पर काम करती है। और देखिए, ये सभी आपस में एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, है ना। ऐसा नहीं कि कोई एक दूसरे से जुड़ी है या फिर बॉन्ड है। सांगीतिक यानी कि म्यूजिकल, किसी का म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो उसकी बुद्धि किस और काम करेगी? म्यूजिक में काम करेगी, है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके दिमाग में खुद ही आ गए होंगे। अंतर व्यक्तित्व यानी कि दूसरे को समझना। ठीक है। ये इंटरपर्सनल है ना। जैसे बस होती है ना, इंटर स्टेट, तो ये इंटरपर्सनल है, दूसरे को समझने को लेकर, है ना। तो ऐसे कुछ व्यक्तित्व होते हैं जिनका जो इस चीज में रुचि रखते हैं कि दूसरे को समझा जाए। उनका प्रोफेशन भी ऐसा होता है कि सामने वाले को समझ के ही वो आगे अपना काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है अंतः व्यक्तित्व। अंतर और अंतः में डिफरेंस है, वो इंटरपर्सनल है, ये इंट्रापर्सनल है। अंतः व्यक्तित्व में आएगा जो खुद की खोज में लगे रहते हैं, खुद को समझते हैं। ठीक है। तो ऐसे लोग हो गए। और नेक्स्ट है प्राकृतिक, जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मेरे दिमाग में नाम आ रहा है चार्ल्स डार्विन का। तो उन्होंने जीवाश्म पौधों प्रजातियों पर, इन पर अपना काम किया था। तो जिनकी रुचि प्राकृतिक चीजों में होती है, तो अपनी बुद्धि का वो यूज उसी क्षेत्र में करते हैं। नेक्स्ट है भावनात्मक। भावनात्मक यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस। ये इंटेलिजेंस किस प्रकार से है? ये इंटेलिजेंस इस प्रकार से है कि आप सामने वाले को कुछ भी बोलते समय उसकी भावनाओं को समझ रहे हैं, ठीक है, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल कर लें, तो आप इमोशनल इंटेलिजेंस में काफी मैच्योर हैं। तब आप कहे जाएंगे कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट है ना। नेक्स्ट है आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल हो गया स्पिरिट्स को समझना, है ना। तो
ये मुझे खास समझाने की जरूरत है नहीं। आध्यात्म से जुड़े होते हैं, जो प्रेरणादायी व्यक्तित्व होते हैं, है ना। लास्ट है अस्तित्व, एग्जिस्टेंशियल, यानी कि ये अस्तित्व के प्रति ज्यादा इनका जो रुझान होता है वो होता है अस्तित्व के प्रति। परमात्मा का अस्तित्व क्या है, जीवन का अस्तित्व क्या है, कि इन चीजों में, यानी कि किसी चीज की कोई चीज, उसकी रियल वैल्यू क्या है, वो है तो क्यों है, वो इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो ये अस्तित्व में आ गए आपके दार्शनिक लोग आ गए, है ना, जो खोज पर ज्यादा काम करते हैं। अब देखिए सारी प्रतिभाएं हम जान चुके हैं, अब हमें जानना है कि शिक्षा में इन प्रतिभाओं का किस प्रकार से महत्व है। यानी कि देखिए बच्चे का रुझान, बच्चे का झुकाव, बच्चे की रुचि, है ना, वो किस पर्टिकुलर फील्ड में है, तो वहां से आप समझ सकते हैं कि इसकी इंटेलिजेंस किस प्रकार की है, तो उसको उसी क्षेत्र विशेष में आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर कोई, आप किसी के पेरेंट्स बोलते हैं कि मुझे इसको इंजीनियर बनाना है, ठीक है, इंटरेस्ट उसका कला में है ना, आर्ट्स में है, म्यूजिक में है, किसी भी चीज में है, तो वहां से टीचर्स इसमें सहयोग दे सकते हैं। टीचर्स वहाँ, क्योंकि बच्चा क्या होता है, बच्चे को पेरेंट्स तो पाल पोस रहे हैं, लेकिन उसके बाद उसको समझने का जो काम है, प्रयास है, वो उसमें टीचर की अहम भूमिका होती है ना। टीचर से बच्चा कई बार इंटरेक्ट होता है, अपनी चीजें शेयर करता है, बताता है, और टीचर को भी देखना चाहिए उनकी शिक्षा पद्धति में किस प्रकार से काम आएगा। टीचर को पता है कि इस बच्चे, ये तार्किक है बच्चा, ये लॉजिकल है, ये कम बात करता है, इसको लॉजिक्स लगाना बहुत पसंद है, उसका मैथ्स में काफी इंटरेस्ट है, तो टीचर को बढ़ावा देना चाहिए, है ना। तो उसके पर्टिकुलर फील्ड में अगर वो पढ़ाई से संबंधित किसी क्षेत्र में इंटरेस्ट रखता है, तो टीचर उसकी हेल्प कर सकता है। और अगर वो इंटरेस्ट रखने के बाद भी वीकनेस फील करता है, तो भी इसको टीचर हेल्प कर सकता है। तो कहने का मतलब है टीचर स्टूडेंट की जो बॉन्डिंग है, इंटरेक्शन है, वो काफी हद तक प्रभावित करता है बच्चे के फ्यूचर बनाने में, है ना। तो बच्चे का फ्यूचर बनता है किस प्रकार से, जब टीचर उसको समझता है। तो टीचर को समझने में हेल्प करती हैं ये चीजें, कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, या इंटरेस्ट है तो उसकी कमी कहाँ पर है, जो भी चीजें हैं। तो यहाँ से हमारा ये बहुबुद्धि सिद्धांत या बहु प्रतिभा सिद्धांत भी कंप्लीट हुआ।